अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रुल्लाह DDX की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम शुरू करने वाले हैं MS ऑफिस सीरीज़ की पहली वीडियो। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आजकल हर जगह, चाहे सरकारी इदारा हो या प्राइवेट एजुकेशन ऑफिस हो या हेल्थ शॉपिंग मॉल हो या कोई सुपर स्टोर, अपना कोई छोटा पर्सनल ऑफिस हो या कोई बड़ा बिजनेस हो, इसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी होता है, जिसके ज़रिए एक आदमी अकेला 10 आदमियों से भी ज़्यादा का काम कर सकता है। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक इंटरनेशनल इदारा है, ने MS ऑफिस मुतारफ़ कराया है, जो कि 10 के लगभग सॉफ्टवेयर पर मुश्तमिल एक कंप्लीट पैकेज है, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS प्रोजेक्ट, MS विजू, MS वन नोट वगैरह 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 शामिल है। वैसे तो हर सॉफ्टवेयर अपनी अपनी जगह अहमियत का हामिल है, मगर इनमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल, दूसरे नंबर पर MS वर्ड, तीसरे नंबर पर MS पावर पॉइंट और फिर इसी तरह बाकी सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनते हैं। अगर आपने कोई कंपनी लॉन्च की हुई है, इसके बारे में लोगों को बताना है कि हमारी कंपनी में ये काम होते हैं और इसके ये डिपार्टमेंट्स है, तो स्लाइड्स की शक्ल में प्रेजेंट करना हो तो इसके लिए MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बनते हैं। स्लाइड्स एनिमेटेड भी हो सकते हैं और विदाउट एनिमेशन भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर MS वर्ड में लेटर राइटिंग, पैराग्राफ लिखना हो, कोई किताब लिखनी हो या अखबार या TV वगैरह के लिए रिपोर्ट लिखनी हो तो MS वर्ड का इस्तेमाल होता है। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर है वो है MS एक्सेल। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सिंपल और कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं, प्रोग्रामें बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स बनाए जाते हैं, जिसमें किसी भी रिपोर्ट का आसानी से पता चल सकता है। तो दोस्तों आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MS एक्सेल। MS एक्सेल में मुख्तलिफ़ किस्म के फार्मूले और फंक्शन लगाकर दिनों का काम घंटों में और घंटों का काम मिनटों में 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको MS एक्सेल का इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर रिबन आता है, मुख्तलिफ़ किस्म के रिबन्स है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज वगैरह वगैरह। इनमें हर एक में अलग अलग किस्म के टूल बार्स है, जो कि हर एक अलग अलग काम करने के लिए यूज़ होते हैं। इनमें बाकी रिबन्स जो है वो बाद में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सबसे पहले जब हम एक्सेल में काम करना शुरू कर देते हैं तो होम रिबन में जो भी टूल बार्स है वो हम सबसे पहले यूज़ करते हैं। तो ये होम रिबन है। इसके बाद इंसर्ट, इसके बाद पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और डेवलपर, और आखिर में जो है फ़ाइल मेन्यू हम यूज़ करते हैं, जिसमें हम कोई नई फ़ाइल खोलनी हो या सेव करनी हो इसी फ़ाइल को, या प्रिंट देना हो या प्रिंट सेटअप हमने करनी हो तो हम फ़ाइल मेन्यू को इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों 2007 से पहले जो एक्सेल होता था उसमें यहाँ पर मेन्यू बार्स होते थे। मेन्यू बार में फिर अलग अलग कमांड्स होते थे, उसमें फिर सब मेन्यू बार भी होते थे, लेकिन 2007 के बाद रिबन आना स्टार्ट हो गया, तो यहाँ पर जो पहले मेन्यू बार होता था अब ये रिबन यूज़ होता है। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर जो है क्विक एक्सेस टूल बार इसको कहते हैं। ये टूल बार जो है ये कभी कभार यूज़ होते हैं और हर वक्त तो यूज़ नहीं होते, लेकिन ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है ये इसलिए है कि ये हम हर फाइल में यूज़ करते हैं। ये कमांड्स, जिस कमांड को हमने बार बार या ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना हो तो हम यहाँ पर रखते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट तौर पर कुछ कमांड्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं, ये कुछ ओपन है और कुछ चेक नहीं है। इसको अगर हमने चेक करना हो तो यहाँ पर ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने और टूल बार्स ऐड करने हो तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। इसके बाद यहाँ पर जो है ये फार्मूला बार है।
दोस्तों इसमें यहाँ पर हम जो भी टाइप करते हैं वो यहाँ पर भी नज़र आएगा। अब फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर टाइप कर दिया तो वो यहाँ पर फार्मूला बार में भी नज़र आ रहा है। अगर मैंने कोई टेक्स्ट लिखा है तो वो भी यहाँ पर फार्मूला बार में नज़र आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई फार्मूला टाइप करते हैं, फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करता हूँ 5 जमा 3, इसको मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर जो सेल में यहाँ पर हमें इसका रिज़ल्ट नज़र आएगा, लेकिन फार्मूला बार में हमें फार्मूला ही नज़र आता है, इसीलिए इसका नाम फार्मूला बार रखा हुआ है। और यहाँ पर जो है ये इंसर्ट फंक्शन, यानी कि हमने जो फार्मूला बार में यूज़ करना हो तो इसमें हम सिंपल जो तकसीम, ज़रब, मनफी और जमा है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर इसमें हम फंक्शन भी इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर आते हैं, ये जो एरिया है जहाँ पर ये बॉक्सेस बने हुए हैं इसको कहते हैं वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया मुख्तलिफ सेल्स से मिलकर बनता है। यहाँ पर ये सेल्स है, यहाँ पर जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हर एक अलग अलग सेल है। और ये जो वर्टिकल है, यहाँ पर ये जो FGH लिखा हुआ है ये वर्टिकल, इसको कॉलम कहते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको रो कहते हैं। और जो सेल है वो हर एक सेल जो है वो किसी न किसी कॉलम या रो पर मिलकर बनता है। यानी कि यहाँ पर ये जो G कॉलम है और ये 11 रो है, तो ये G11 इसका जो ID होती है वो G11, जो यहाँ पर भी नज़र आ रहा है G11, यानी कि इस सेल का जो ID है वो G11 है। आप कहीं पर भी क्लिक करोगे तो उसकी कोई ना कोई ID ज़रूर होती है। अब यहाँ पर ये J कॉलम है और यहाँ पर ये 13 रो है, तो ये J13 इसकी ID हो गई। ये तो सेल हो गया। अब यहाँ पर हम कॉलम की तरफ आते हैं। यहाँ पर ये जो ABCD लिखा हुआ है ये कॉलम है, या ये सारे वर्टिकल जो है ये सारे कॉलम्स है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये सारे रोज़ है। और यहाँ पर ABC जो दिया हुआ है इसको कहते हैं कॉलम हेडर, और यहाँ पर जो 1 2 3 लेफ़्ट साइड पे दिया हुआ है इसको कहते हैं रो हेडर। और अब इसकी जो सिलेक्शन है वो किस तरह होती है, यहाँ पर हम सेल सिलेक्शन, किसी भी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल सिलेक्ट होता है, सिंगल सेल। अब अगर मैं इस तरह एक कॉलम में और मुख्तलिफ रोज़ में, यानी कि मल्टीपल रोज़ और सिंगल कॉलम में ये सेल सिलेक्ट करता हूँ तो ये मल्टीपल सेल हमारे सिलेक्ट हो गए, लेकिन सिंगल कॉलम और मल्टीपल रोज़। और यहाँ पर अगर मैं इस तरह सिंगल रो में मुख्तलिफ जो मल्टीपल कॉलम्स है उसको सिलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर मल्टीपल सेल्स मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं, लेकिन सिंगल रो और मल्टीपल कॉलम्स में। अब यहाँ पर मैं इस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ये मल्टीपल सेल जो है मैंने मल्टीपल रोज़ और मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम इसी तरह इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमने कॉलम को सिलेक्ट करनी हो तो यहाँ पर कॉलम हेडर पर क्लिक करेंगे तो सिंगल कॉलम, लेकिन कंप्लीट कॉलम हमने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम इसी तरह मल्टीपल कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कॉलम हेडर पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो हम मल्टीपल कॉलम जो है कंप्लीट कॉलम्स सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सिंगल रो को कंप्लीट सिलेक्ट करना हो तो यहाँ पर हम रो हेडर पर क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट रो सिलेक्ट हो गया। अगर हम मल्टीपल रोज़ को कंप्लीट सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर रो हेडर पर क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये मल्टीपल रोज़ हमने सिलेक्ट किए हैं। अब अगर हमने सारे सेल को सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरी शीट को सिलेक्ट करनी हो, तो इस तरह ड्रैग करने से सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रोज़ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर 10 लाख से ज़्यादा रोज़ है, तो इनको सिलेक्ट करना आसान नहीं होता। तो इसके लिए पूरी शीट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो कॉलम हेडर्स है और ये जो रो हेडर्स है, ये दोनों यहाँ पर जब मिलते हैं ये कोने में ये जो बटन है इसको कहते हैं सिलेक्ट ऑल। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो पूरी शीट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये पूरी शीट सिलेक्ट हो गई। अगर इसको अब हम डिलीट करना चाहे या इसको फॉर्मेट देना चाहे तो हम एक साथ दे सकते हैं। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो सारा डेटा जो है वो डिलीट हो गया। दोस्तों यहाँ पर सेल आईडी का जो मैंने बताया, यहाँ पर ये E6 इस सेल की आईडी है, यहाँ पर भी E6 दिया हुआ है। इसको एडिट करके हम चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें इसको मैं लिखता हूँ नेम, इसको इंटर करता हूँ तो अब इस सेल का जो आईडी है वो E6 नहीं है बल्कि नेम हो गया। ठीक है,
लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि यहाँ पर वो नाम दे जो कि एक सेल रेफरेंस ना हो, यानी कि जिस तरह एक कॉलम है और रो है, इसके मिलकर एक सेल की आईडी बनती है, ये आपने यहाँ पर नहीं देना है। फ़र्ज़ करिए यहाँ पर इसको मैं अगर दे दूँ G6 है, इसको मैं H22 दूंगा तो वो यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, बल्कि ये H22 पे चला जाएगा। यहाँ पर ये H22 पे चला गया। तो आपने यहाँ पर जो आईडी देनी हो, जो आईडी के लिए नाम देना हो, तो आपने इस तरह नाम देना है कि वो कोई सेल रेफरेंस ना हो। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, इसको कहते हैं शीट टेब्स। शीट टेब्स ये मुख्तलिफ शीट्स होते हैं। यहाँ पर शीट 1, शीट 2, शीट 3। अब यहाँ पर मैं शीट 1, 2, 3 में जाता हूँ। यहाँ पर कोई चेंज नहीं होता, वो इसलिए कि ये सारे शीट डिफ़ॉल्ट तौर पर एक जैसे होते हैं। अब यहाँ पर मैं कोई डेटा इंटर करता हूँ। अब शीट 2 में जाता हूँ तो यहाँ पर ये डेटा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ये अलग शीट है। तो वो डेटा जो हमने इंसर्ट किया था वो शीट 1 में इंसर्ट किया था, ठीक है। तो ये अलग अलग शीट्स होते हैं। यहाँ पर ये जो है न्यू शीट अगर हमने ऐड करना हो तो यहाँ पर हम न्यू शीट भी ऐड कर सकते हैं। ये शीट इसलिए अलग अलग है क्योंकि हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के काम एक साथ एक ही फाइल में कर सकते हैं। या मेरे पास 2-3 ऑफिस का डेटा हो तो एक ऑफिस का डेटा मैं यहाँ पर रखूँगा, एक दूसरे ऑफिस का यहाँ पर रखूँगा, तीसरे का यहाँ पर रखूँगा। या मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं तो वो अलग अलग डेटा होता है, अलग अलग उसका फॉर्मेट होता है, तो हम अलग अलग शीटों में फिर रखते हैं। यहाँ पर अगर हमने कोई नई शीट ऐड करनी हो तो यहाँ पर न्यू शीट पर क्लिक करके नई शीट भी हम ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ये नेविगेशन है, शीट नेविगेशन, यहाँ पर ये ऑफ है। वो इसलिए कि हमारे पास जो शीटें हैं वो सारी विजिबल है। यहाँ पर अगर शीटें हमारे पास बढ़ गई तो यहाँ पर इनविजिबल होती हैं, तो फिर यहाँ पर ये जो नेविगेशन बटन है वो विजिबल होते हैं। मैं यहाँ पर कुछ शीटें इंसर्ट करता हूँ। अब यहाँ पर जो है इस तरफ तो और कोई शीट नहीं है, इसलिए राइट साइड का जो बटन है वो इनविजिबल है, लेकिन लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर हमारे पास कुछ शीटें हैं। ये 3 डॉट बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ शीटें हाइड है, तो यहाँ पर इसको हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर जो शीटें सारी विजिबल हो गई, यहाँ पर ये 3 डॉट भी ख़त्म हो गए और ये बटन भी साथ में इनविजिबल हो गया। अब ये विजिबल है तो यहाँ पर 3 डॉट्स आ गए, इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास हिडन कुछ शीटें हैं। और शीट को हम शीट 1 के बजाय कोई नाम भी दे सकते हैं, ताकि हमें पता हो कि इस शीट में किस चीज़ के बारे में जो डेटा है वो पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ ऑफिस, यहाँ पर लिखता हूँ दूसरे में स्कूल, तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर ऑफिस का डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर स्कूल का डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई स्टोर है उसका डेटा पड़ा हुआ है। इसी तरह हम सबको रीनेम भी कर सकते हैं। इसको कहते हैं शीट टेब। और यहाँ पर ये जो है नेविगेशन बटन्स है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये व्यू है, इसका जो शीट व्यू है वो यहाँ पर नॉर्मल व्यू है जो कि यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। इसके बाद पेज लेआउट व्यू है, यहाँ पर पेज लेआउट पे क्लिक करते हैं तो हर पेज अलग अलग दिखा रहा है। यहाँ पर ए से लेकर आई तक, फिर जे से लेकर आगे, यहाँ पर जो भी हमारे पास डेटा पड़ा हुआ है ये आर तक एक अलग पेज है, तो ये हर पेज को अलग अलग शो कर रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं पेज लेआउट। और यहाँ पर जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू है। पेज ब्रेक प्रीव्यू पे यहाँ पर ये है कि यहाँ पर चूँकि हमारे पास अभी डेटा नहीं है इसलिए ये पेज ब्रेक प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर कोई भी डेटा मैं इंटर करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास डेटा है, तो अब आते हैं यहाँ पर पेज ब्रेक प्रीव्यू पे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा यहाँ पर ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रहा है इसमें यहाँ पर ये पेज 1 है और यहाँ पर ये पेज 2 दिखा रहा है। बैकग्राउंड में इनविजिबल जो है वो थोड़ा सा नज़र आ रहा है, पेज 2, तो इसको कहते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू। अब यहाँ पर इसका है ये स्लाइडर है, इसको जूम इन आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये नंबर बहुत छोटे नज़र आ रहे हैं। इसको बड़े करने के लिए यहाँ पर इस स्लाइडर को हम आगे पीछे कर सकते हैं।
यहाँ पर इसको इतना छोटा भी नहीं करना है कि बिल्कुल नज़र ना आए और बिल्कुल इतना बड़ा भी नहीं करना है कि थोड़ा सा डेटा हमें नज़र आए, क्योंकि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये माइनस के ज़रिए हम इसको कम भी कर सकते हैं और प्लस के ज़रिए इसको हम बढ़ा भी सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जो हमें अच्छा लगे या पेज के मुताबिक जो डेटा सही हो, तो इतना हम इसका जूम परसेंटेज रखेंगे। अगर फ़िक्स कोई परसेंटेज हमने रखनी हो तो यहाँ पर हम क्लिक करके फ़िक्स भी हम इसको दे सकते हैं, 200%, 100%, 75%, 50, 25 और फिल सिलेक्शन। यहाँ पर मैंने कोई डेटा सिलेक्ट किया हुआ है तो इसके मुताबिक अगर हमने जूमिंग सेट करनी हो तो फिल सिलेक्शन के मुताबिक हम कर सकते हैं। और यहाँ पर कस्टम है, कस्टम में हम कुछ भी कीबोर्ड से लिख कर यहाँ पर हम इंटर कर सकते हैं। फ़र्ज़ करिए यहाँ पर मैं 85 देता हूँ, जो कि यहाँ पर लिस्ट में 85 नहीं है। इसको मैं ओके कर देता हूँ तो ये हमारे पास 85 जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, ये हमारे पास जूमिंग आ गया। और यहाँ पर ये जो एरिया है शीट टैब से नीचे और स्टार्ट जो रिबन है इससे ऊपर, यहाँ पर इसको कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में क्या होता है, अब यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं कोई डेटा इंसर्ट करता हूँ, इसमें टेक्स्ट भी इंटर करता हूँ। इसी तरह मैंने ये डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर जो है सम आ गया 863, मैक्सिमम इसमें 565 है जो कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, और मिनिमम जो है 23 है, यहाँ पर ये 23 है, 23 से कम कोई नहीं है। और यहाँ पर जो है न्यूमेरिकल काउंट यानी कि इसमें नंबर जो है वो 6 है, यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर 6 नंबर्स है और टोटल जो काउंट है टेक्स्ट और नंबर मिला के ये 8 है। और ये जो नंबर हमने सिलेक्ट किए हुए हैं इनका एवरेज जो है यहाँ पर दिखा रहा है 143.8333। तो यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके मुख्तलिफ ऑप्शन और भी हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर जो है ये स्क्रॉल बार है, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है शीट को राइट लेफ़्ट ले जाने के लिए। अगर हमारे डाटा इधर लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा हो तो हम लेफ़्ट साइड पे जाने के लिए ये स्क्रॉल बार यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारा डाटा डाउनवर्ड ज़्यादा हो तो इसको हम अप एंड डाउन जाने के लिए ये जो स्क्रॉल बार है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी डाटा नहीं है इसलिए स्क्रॉल बार जो है बड़े हैं। अगर हमारे पास इधर डाटा ज़्यादा हो जाए, मैं कुछ डेटा इंटर करता हूँ, अब यहाँ पर जो है हमारे पास ये स्क्रॉल बार जो है छोटा हो गया, क्योंकि हम ऊपर नीचे आने के लिए ये इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। तो ये थी एक्सेल के बारे में कुछ मालूमात, एक्सेल इंटरफेस के बारे में कि एक्सेल क्या है, इसमें क्या क्या काम हो सकता है, और इसके ये जो रिबन, फार्मूला बार, रो हेडर, कॉलम हेडर, शीट टैब्स, इनके बारे में मालूमात मैंने आपको दे दी। इसके बाद दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह इस पर हम बाकायदा काम करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।